हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आइज दरबार। डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज 15 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट आर्टिकल को डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। दो आर्टिकल डिस्कस करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो। डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चंस प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही बन सकते हैं। तो आज का कोटेशन देखते हैं। आज का कोटेशन है प्लेटो का, ह्यूमन बिहेवियर फ्लोज फ्रॉम थ्री मेन सोर्सेज, डिज़ायर, इमोशन एंड नॉलेज। तो ऐसे कोटेशंस जो हैं वो आपको एथिक्स में, आप जब भी एथिक्स का कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपके डायरेक्ट काम आता है। और कई बार ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि इसको आपको डिस्कस करने को पूछा जा सकता है। तो ऐसे कोटेशन आपको याद भी होने चाहिए और इसका एग्जैक्ट कैसे इसको एलेबोरेट करना है ये भी मालूम होना चाहिए कि व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। और डिस्कशन को शुरू करते हैं। आज हम लोग पहला आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ टू एम्ब्रेस आत्मनिर्भरता इज़ टू चूज़ टू कंडेम इंडियन इकोनॉमी टू मेडियोक्रिटी। कल हम लोगों ने एक आर्टिकल डिस्कस किया था, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है ये। कल हमने डिस्कस किया था एक्सपोर्ट के बारे में कि कैसे अंडरमाइन किया जा रहा है। आज इंडिया में जो नई पॉलिसी बन रही है वो कहीं ना कहीं जो 90s के पहले का समय था उसी की तरफ वापस जा रही हैं। और जिस तरीके से पहले इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस जैसी चीज़ों पर ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाती थी, तो वैसे ही कुछ अब भी ऐसा नज़र आ रहा है। ये हमने कल के आर्टिकल में डिस्कस किया था। आज का जो आर्टिकल है वो उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन है और यहाँ पर भी कुछ उन्हीं चीज़ों पर है कि जो हमने कल डिस्कस किया था कि क्या जो डोमेस्टिक मार्केट है इंडिया का, क्या वो इनफ है। अगर हम यहाँ पर चाहें कि हमारी जो इंडियन अपना जो पूरी कंट्री है वही डिमांड रेज कर दे, तो क्या इतना इनकम है आज के समय में, कैसा किया जा सकता है। तो यही सब बताया गया इस आर्टिकल में जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आर्टिकल ये आ जाएगा सिलेबस में, जीएस पेपर 3 में। पेपर 2 में भी रख सकते हैं, कई जगह पर इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर एक जगह पर सिलेबस में ये नहीं है। इसके जो डाटा एंड फैक्ट्स हैं उसको आप कई जगह पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज दो बातों का जिक्र किया गया है। ट्विन प्रिस्क्रिप्शन, वन इज़ द डोमेस्टिक डिमांड ओवर एक्सपोर्ट एंड प्रोटेक्शनिज्म ओवर फ्री ट्रेड। तो जो क्या एक्सपोर्ट के ऊपर हम डोमेस्टिक डिमांड को रख सकते हैं, मतलब सिर्फ डोमेस्टिक डिमांड को ही बढ़ा देने से जो ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ है, क्या उसको अटेन किया जा सकता है। दैट मीन्स कि अगर एक्सपोर्ट को अंडरमाइन भी कर दिया जाए तब भी हम ग्रोथ लेवल को अचीव कर सकते हैं। तो आपको क्लियर लग रहा होगा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब उसके जो रीजंस हैं जिससे आप उसको प्रूव करेंगे कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, उसके बारे में भी आर्टिकल में काफ़ी कुछ कहा गया है। दूसरा पर्सपेक्टिव है दैट प्रोटेक्शनिज्म ओवर फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड को कम करना। फ्री ट्रेड को कम कैसे किया जा सकता है? टैरिफ वगैरह बढ़ा करके, टैक्स लगा करके, अदर मीन्स को इस्तेमाल करके फ्री ट्रेड को से एक जो प्रोटेक्शनिज्म वाला फीचर है उसको अपनाया जा सकता है। एंड द डिबेट इन इंडिया हैज़ फोकस्ड ऑन डोमेस्टिक डिमांड लेड ग्रोथ। किस बात पर डिबेट है भारत में? डिबेट है भारत में कि यहाँ पे जो डोमेस्टिक डिमांड है उसको बढ़ा करके ग्रोथ को अटेन किया जाए। इसके बाद बहुत सारे डाटा एंड फैक्ट्स भी गिवन हैं। ऑल द एविडेंस अक्रॉस द वर्ल्ड एंड इन इंडिया हैज़ शोन दैट द रैपिड एंड सस्टेन्ड इकोनॉमी ग्रोथ रिक्वायर्स एक्सपोर्ट डायनेमिज्म। किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एक्सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अगर आप किसी भी इकोनॉमी की बात करें, अगर वहाँ पे आपको ग्रोथ को लाना है तो एक्सपोर्ट का उसमें कंट्रीब्यूशन बहुत होता है। ये कल भी हमने डाटा में देखा था, आज भी आपके सामने डाटा गिवन है यहाँ पर एक्सपोर्ट को लेकर के। तो इंडिया में जो जीडीपी ग्रोथ है, अगर हम 1991 का डाटा देखते हैं और वहाँ पे 6% तक का ग्रोथ उस समय में था और उसमें जो एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन था, रियल एक्सपोर्ट ग्रोथ में जो कंट्रीब्यूशन था वो भी यहाँ पर गिवन है। और प्री 1991 में जाके देखते हैं तो अगर जो ग्रोथ रेट है वो 3.5% पर था तो उसमें 4.5% एक्सपोर्ट ग्रोथ का कंट्रीब्यूशन था। तो इस तरीके से हमें कल भी ये बात पता चली थी कि पिछले कुछ दशकों में ये देखा गया है कि एक्सपोर्ट के बढ़ने से जीडीपी ग्रोथ बढ़ा है, राइट। एंड ये जो मॉडल है इसको इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए इंडिया में। अगर अभी पॉलिसी मेकर्स को ऐसा लगता है कि डिमांड को, डोमेस्टिक डिमांड को जनरेट कर दिया जाए और डिमांड लेड ग्रोथ को अचीव कर लिया जाएगा, तो ये इंडिया में इस समय में पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इस समय में जैसे आपको मालूम है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा रहा है और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम बढ़ेगा, फिर प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ेंगे, स्पेंडिंग, पब्लिक स्पेंडिंग को भी बढ़ाना होगा
तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं अगेंस्ट द करंट बैकड्रॉप ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल एंड हाउस होल्ड प्राइवेट सेक्टर बैलेंस शीट। लेकिन अभी क्या दिक्कत है, इस समय में हर तरीके से प्रॉब्लम है इकोनॉमी। अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो ना तो सरकार के पास इतना पैसा है कि इन्वेस्ट किया जा सकता है, ना ही लोगों के पास इतना अमाउंट है। क्योंकि देखिए अगले लाइन में सेम बात लिखी गई है कि अभी जो कंजम्पशन है वो काफ़ी कम हो गया है, और कंजम्पशन के कम होने का कारण है इनकम का कम हो जाना। क्योंकि अभी हाउस होल्ड डेट बहुत बढ़ गया है लोगों का, और जब डेट बढ़ जाता है, कर्जा बढ़ जाता है, तो जाहिर तौर पर कोई लग्जरियस चीज़ों में या ऐसे भी स्पेंडिंग नहीं करना चाहते। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी कही जा रही है कि अभी अगर हम फिस्कल पॉलिसीज़ की बात करें, अगर आप गवर्नमेंट की बात करते हैं, अगर आप इंडिविजुअल्स की बात करते हैं, अगर आप इवन प्राइवेट इन्वेस्टर्स की बात करते हैं, तो इन तीनों ही सेक्शन में इन्वेस्टमेंट अभी नहीं दिखाई दे रहा है, और एक्सपेंडिचर के लिए लोगों के पास इनकम नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, इनकम को बढ़ाने की ज़रूरत है। ओनली देन जो पोस्ट कोविड वाला सिनारियो है, इसमें देखिए एक और अभी जो एक्सपेक्टेड सिनारियो है और एक्सपेक्टेड जो अजम्पशन है कि 7% तक जो डेट टू जीडीपी रेशियो है। आपको मालूम है ना, मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि टोटल जीडीपी का कितना डेट है, ठीक है, कितना आपके ऊपर उधार है, वो आपके यहाँ के एग्जैक्ट जीडीपी ग्रोथ को, एग्जैक्ट ग्रोथ को बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत ही अगर लेमन टर्म में आपको बताना चाहूँ मैं, तो आपके पास मान लीजिए कि 10 रुपये हैं, और उसमें आपने 8 रुपये दूसरों से कर्ज में लिया हुआ है, ठीक है। तो 8 रुपये जो आपके पास हैं वो आपके नहीं हैं एक्चुअली, वो आपने किसी से लिया है और उसको आपको लौटाना है। तो वही सेम चीज़ है यहाँ पे कि 70% ऑलरेडी था डेट टू जीडीपी रेशियो, लेकिन अभी ये बढ़ करके 85 to 90% तक पहुँच सकता है। और ये हमने पिछले कई आर्टिकल में डिस्कस किया हुआ है कि जब भी डेट टू जीडीपी रेशियो बढ़ता है तो जो ट्रस्ट है मार्केट के ऊपर से वो कम होता चला जाता है किसी भी देश के ऊपर, ठीक है। तो इस चीज़ को कम करना आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक यहाँ पर उन्होंने डायग्राम में भी कुछ चीज़ों को शो किया है, जिसको आप देख सकते हैं, that labor environment and performance in low skill export of developing countries in 2018। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पे वियतनाम, बांग्लादेश, इंडिया का हम जिक्र कर सकते हैं कि किस जगह की क्या क्या स्थिति है, कितना कंजम्पशन है, कितना एक्सपोर्ट है, क्या चीज़ें हैं। और एक चीज़ याद रखना है आपको, जब भी आप आंसर राइटिंग करेंगे तो कंपैरेटिव एनालिसिस ज़रूर करेंगे आप। वहाँ पे चाहे आप वियतनाम का एग्जांपल दीजिए, आप चाइना का भी एग्जांपल दे सकते हैं, लेकिन अभी हम चाइना का भी जिक्र करने वाले हैं कि किस तरीके से ऑपोजिट सिनारियो है इंडिया चाइना का जो हम कंपेयर करते हैं। तो हाँ, अभी बांग्लादेश वगैरह से कंपेयर किया जा सकता है, क्योंकि स्थिति कुछ इस तरीके से ही है। अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो ये भी आपको पता चला होगा कि अभी जो जीडीपी एस्टिमेशन है वो बहुत नीचे जा चुका है। एंड इंडियाज़ ग्रोइंग इज स्टिल कंसिडरिंग रिस्की। इंडियाज़ बोरोइंग, इंडिया अगर अब बोरो करता है तो वो काफ़ी रिस्की हो सकता है आगे चल करके, क्योंकि बोरोइंग भी एक लिमिट तक आप सस्टेन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप सस्टेन नहीं कर सकते। एंड जो एक्सपेंशनरी पॉलिसीज़ होती हैं, एक्सपेंशनरी पॉलिसीज़ क्या होती हैं, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मार्केट में देना चाहते हैं, ठीक है, उसको बोल सकते हैं एक्सपेंशनरी पॉलिसी। ये आरबीआई भी यूज़ करती है, गवर्नमेंट के द्वारा भी यूज़ किया जाता है। तो आपने ये इसी टर्म में एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी भी सुना होगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज़ भी होती हैं। इसको अगर और सिंपल करके समझे हम लोग, तो अगर हम जैसे गवर्नमेंट की बात करते हैं, गवर्नमेंट ने मान लीजिए कि जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स, उन्होंने बोला कि हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स को वापस ले रहे हैं, या फिर गवर्नमेंट किस तरीके से खर्च करती है, गवर्नमेंट खर्च करती है इन्वेस्टमेंट के थ्रू। कुछ नए से सड़क योजना है वो लेकर के आ गई, या फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कर दिया, या फिर कुछ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को लॉन्च कर दिया महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, वृद्ध लोगों के लिए। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से सरकार पैसे मार्केट में ला सकती है। और अगर उसको कॉन्ट्रैक्ट करना हो, मार्केट से पैसे को वापस लेना हो, तो ये काम आरबीआई बहुत अच्छा करती है, लाइक रेपो रेट को बढ़ा देना। फिर गवर्नमेंट क्या करती है, बॉन्ड इशू कर देती है। तो बॉन्ड इशू करने पे क्या होता है, आप बॉन्ड खरीद लेते हो और पैसा आपका गवर्नमेंट के पास या मार्केट या फिर आरबीआई के पास चला जाता है। तो वो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी हो जाती है।
And India's financial system was badly impaired even heading into the COVID-19 crisis and will come out more सीरियसली डैमेज्ड। तो इंडिया की फाइनेंशियल सिस्टम की अगर आप बात करेंगे तो कोविड से पहले भी स्थिति बहुत ख़राब थी। जैसे आपको मालूम, जिन लोगों ने भी 1-2 साल से डिस्कशन को सुना है वो सुन रहे होंगे कि अभी कभी भी हमने सरप्लस की बात नहीं की है इतने दिनों में। तो वो चीज़ें ऑलरेडी बहुत ख़राब थी, लेकिन उसके बाद कोविड क्राइसिस के बाद तो ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में ही क्राइसिस है, तो जाहिर तौर पर इंडिया में भी होना ही है। इंडियाज़ करंट सर्कमस्टांसिस, इंडिया डज नॉट हैव द luxury or abandoning export orientation because the alternatives are so limited। भारत के पास जो अदर ऑप्शंस हैं वो बहुत कम हैं। इफ़ एक्सपोर्ट्स आर क्रूशियल कैन द रिसेंट रिसोर्स टू प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ डिलीवर। तो ये चीज़ें हैं कि क्या पॉलिसीज़ आगे होनी चाहिए, कि एक्सपोर्ट कितना क्रूशियल हो सकता है, कितना क्रिटिकल हो सकता है। अगर आप प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स को अपनाते हैं, पॉलिसीज़ को अपनाते हैं, तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इंडिया में जो सबसे अच्छी बात है इस समय में वो क्या है कि इंडिया में जो लेबर मार्केट है, खास करके जो अनस्किल्ड लेबर मार्केट है, वहाँ पे अभी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और उसको यूज़ किया जाना चाहिए। ठीक है, बिकॉज इंडिया में अनस्किल्ड लेबर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हैं और वो लेबर एक्सपोर्ट, इसीलिए आपने देखा होगा कि जितने भी इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं उसमें भारत सर्विसेज को कंटिन्यू करना चाहता है कि सर्विसेज का जो फ़्लो है उसको अग्री किया जाए, रेदर दैन जितना गुड्स के लिए मार्केट ओपन होता है दूसरी कंट्रीज़ में, उतना ही सर्विसेज के लिए, लेबर के लिए भी मार्केट ओपन होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ अलग अलग चीज़ें अब यहाँ पे कंपेरेटिव एनालिसिस भी किया गया है चाइना और इंडिया का। जैसे कि कहा जा रहा है इंडिया और चाइना का जब कंपेयर करते हैं तो ये दो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। चाइना में एक तरफ जहाँ ओवर एक्सपोर्टिंग कंट्री के तौर पे चाइना जाना जाता है, बहुत एक्सपोर्ट होता है चाइना का। आप देखिए कोई भी सामान है किसी भी देश में हो, काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, इंडिया से लेके यूएस तक में। बट व्हाट अबाउट इंडिया? इंडिया में अंडर एक्सपोर्टिंग सिचुएशन है इस समय में टू इट्स लेबर फोर्स। अगर आप लेबर फोर्स की बात करते हैं तो वो एक्सपोर्ट ना के बराबर है, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ स्किल और समथिंग एल्स। तो ये इंडिया और चाइना का इस तरीके से कंपैरिजन है। इस वजह से जो यहाँ का ग्रोथ लेवल है उस पर भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। ऑन द अदर हैंड इट इज़ एन इंडक्टमेंट ऑफ द पास्ट परफॉर्मेंस। ऑन द अदर इट इज़ ऑल्सो द इंडिकेटर ऑफ द पोटेंशियल फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ इफ़ द अंडरलाइन प्रॉब्लम्स आर एड्रेस्ड। अगर हम चाहते हैं कि इन फ्यूचर हम अपने जो पोटेंशियल उसका यूज़ कर पाएँ, तो हमें पहले तो जो प्रेजेंट प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करने की ज़रूरत होनी चाहिए, उसको एड्रेस किया जाना चाहिए। चाइना में इस समय में देखिए भारत के पास कई बार अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं, बिकॉज चाइना में ऑब्वियसली लोग रिच हो रहे हैं, तो वहाँ पर जो कॉस्ट है, जो लेबर वेजेस दिए जाते हैं उसको भी बढ़ाया गया है। फिर वहाँ पे स्किल्स भी बढ़ रहे हैं लोगों के अंदर। फिर वहाँ का जो क्लोथिंग और लेदर फुटवेयर वाला पूरा मार्केट है, वहाँ पर भी वो अब वो ऐसा मार्केट है जो अनस्किल्ड लेबर इंटेंसिव मार्केट है। तो और दूसरी तरफ चाइना का जो डिसरप्शन है भी, या फिर ट्रेड टेंशन आप बोल लीजिए यूएस के साथ, या वहाँ के सामान को, या एक तरीके से जो एक नेगेटिव इम्प्रेशन बिकॉज ऑफ अभी इस समय में कोविड के समय में भी जो बना है दूसरे देशों में, तो अब वहाँ पे जो इस्टेब्लिश्ड कंपनीज़ हैं वो बाहर जाना चाहती हैं, और ये एक अपॉर्चुनिटी इंडिया को प्रोवाइड करता है। अगर इंडिया अपने यहाँ पर ऐसे नॉर्म्स को लेकर के आए, ऐसे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के जो पैरामीटर्स है उसको माने, क्योंकि अभी जो हम लोग अगला आर्टिकल डिस्कस करेंगे वो भी इसी चीज़ पर है। तो इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ भारत के पास आती हैं जिसको कि भारत के द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन सबसे पहले उसके लिए ज़रूरी ये है कि जो इम्पॉर्टेंट एरिया हैं जहाँ पर की प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस किया जाना चाहिए। और अगर आप इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव बनने की बात करते हैं तो क्या क्या फीचर्स हैं, अगर इंटरनेशनल मार्केट में अपने कंट्री को कॉम्पिटिटिव बनाना है, देन कुछ जो कंपोनेंट्स हैं उसको ध्यान देने की ज़रूरत होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप चाइना और वियतनाम का जब एग्जांपल देते हैं तो वहाँ पर टेक्सटाइल और क्लोथिंग सेक्शन जब बूम पर जा रहा था, तो उस समय में वहाँ पर ऑब्वियसली वहाँ का जो एक्सपोर्ट था वो इम्पोर्ट पर भी डिपेंडेंट था। ऐसा नहीं कि उस समय वहाँ पर इम्पोर्ट नहीं होता था। जब एक्सपोर्ट बूम पर था तब भी वहाँ पर 40 to 45% इम्पोर्ट होते थे। लेकिन अगर आप भारत की बात करते हैं तो भारत का इम्पोर्ट में भी शेयर बहुत ज़्यादा नहीं है। भारत इम्पोर्ट भी सिर्फ 16% तक ही करता है। तो इसका मतलब है, आर्टिकल में कहा जा रहा है कि जो
हम एक सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, हमें सब्स्टिट्यूशन की बात नहीं करनी चाहिए। अगर हम देश को वैसे ही आगे बढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं वियतनाम चाइना के साथ भारत का, तो हमें उनकी पॉलिसीज़ पर भी एक बार ध्यान देना चाहिए। उनके यहाँ पे जो नॉर्म्स अपनाए गए थे उस तरीके के नॉर्म्स को अपनाया जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल टैरिफ को कम किया जाए, इवन एलिमिनेट्स कर दिया जाए, जो जो पर्टिकुलर इनपुट्स होते हैं उन पर टैरिफ को हटा दिया जाए। लॉन्ग स्टैंडिंग टैरिफ और मैन मेड यार्न जो है, क्लोथिंग, अगर आप क्लोथिंग सेक्टर की बात करते हैं तो यार्न वगैरह पे बहुत समय से डिमांड है कि ये टैरिफ वगैरह को हटाया जाए, और इससे का ऑब्वियसली इंपोर्ट भी होगा और एक्सपोर्ट भी बढ़ेंगे। एंड इट विल आल्सो रिक्वायर द साइन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और यूरोप के साथ फ्री एग्रीमेंट को साइन करने की ज़रूरत है इसमें भारत को, क्योंकि वहाँ पर अभी जो क्लोथिंग एक्सपोर्ट होता है भारत का, उसमें काफ़ी ज़्यादा उसको डिसएडवांटेजेस आप मान सकते हैं अभी का जो प्रेजेंट सिचुएशन है, तो उसको वहाँ पे काउंटर किया जाए और ट्रेड एग्रीमेंट को फ्री करवाने की कोशिश की जाए। यूरोप के में अपना जो मार्केट है उसका एक्सेस को बढ़ाया जाए। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और आगे चल कर के ये दो एडवांटेज की बात करते हैं। दैट फर्स्ट इज़ द फॉरेन डिमांड विल ऑलवेज बी बिगर दैन डोमेस्टिक डिमांड फॉर एनी कंट्री, राइट। फॉरेन डिमांड विल ऑलवेज बी बिगर दैन द डोमेस्टिक डिमांड फॉर एनी कंट्री। आप अगर ये सोच रहे हैं कि आपके ही देश में सिर्फ डिमांड को बढ़ा दिया जाए, यानी कि डोमेस्टिक डिमांड को क्रिएट कर दिया जाए, फॉरेन में डिमांड हो या ना हो, तो काम नहीं चलेगा। तो जो मोदी जी ने एक बार कहा था कि लोकल को ग्लोकल किया जाए, ग्लोबल किया जाए, राइट। तो लोकल से ग्लोकल होना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये ग्लोबल लेवल पर इसकी डिमांड नहीं बढ़ेगी हमारे लोकल प्रोडक्ट्स की, तब तक ग्रोथ एक लिमिट से ज़्यादा आगे जाना पॉसिबल नहीं है। दूसरा है, देयर इज़ ऑल्सो अ फंडामेंटल असिमेट्री। एक असिमेट्री है, किस तरीके का? इफ़ डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स आर कॉम्पिटिटिव इंटरनेशनली, दे विल बी कॉम्पिटिटिव डोमेस्टिकली, एंड डोमेस्टिक कंज्यूमर्स एंड फर्म्स विल ऑल्सो बेनिफिट। तो अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं, तो ये बहुत ही सिंपल सा रूल है कि आप डोमेस्टिक मार्केट में भी कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। और अगर आप कॉम्पिटिटिव हो गए तो ग्रोथ करने का इससे अच्छा तरीका और नहीं हो सकता कि वहाँ पर जो डोमेस्टिक फर्म्स हैं और जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं वो भी इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिटेड होते हैं। इसका रिवर्स टू नहीं होता है। तो इसीलिए ये जो दो मेथडोलॉजी हैं, इसको फोकस करने की ज़रूरत है। क्योंकि जो आर्टिकल है ओब्वियसली उसमें काफ़ी अच्छे राइटर हैं और बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं भारत के, तो उनका कंट्रीब्यूशन है। इस वजह से जो फैक्ट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही अच्छे सुलझे हुए फैक्ट्स हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल डिस्कस करेंगे, इंस्लेवमेंट बाय लॉ। ये हम लेबर कोड की यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखिए, न्यू लेबर कोड्स आए हैं, ठीक है। अभी ये कहाँ पर आ जाएगा आर्टिकल में? तो सिलेबस की बात करेंगे तो जीएस पेपर 2 में सोशल जस्टिस में आ सकता है, राइट, और सोसाइटी में भी आ सकता है, ठीक है। जहाँ पे लेबर की प्रॉब्लम है वहाँ पर भी आ सकता है। तो आगे देखते हैं कि क्या कुछ कहा गया है। अगर आपको बैकग्राउंड मालूम है, अगर किसी को, जो लोग नए हैं शायद उनको नहीं पता होगा, एक अमेंडमेंट किया गया है और अमेंडमेंट करके टोटल 25 एग्जिस्टिंग लेबर लॉज थे भारत में, जिनको कि 3 लेबर कोड्स में मर्ज कर दिया गया है। मतलब 3 लेबर कोड्स लाए गए और उसमें अलग अलग करके, किसी में 5, किसी में 9, किसी में 3, ऐसे करके 25 जो एग्जिस्टिंग लेबर कोड्स थे उनको शामिल कर दिया गया है। और इसका क्या उद्देश्य हो सकता है? तो देखिए, इसका सिंपल सा उद्देश्य ये है कि जो बाहर की कंपनियां आती हैं उनको काफ़ी ईज़ हो, राइट, वो यहाँ पर बिजनेस करना चाहें। दूसरा, यहाँ के जो लेबर्स हैं उनको भी बेनिफिट मिले। और इसमें ये दिखाया जा रहा है, ये जो आर्टिकल लिखा गया इसमें ये दिखाया गया है कि ये जो लेबर कोड्स में बदलाव किए गए हैं, जो नए नए अमेंडमेंट्स आए हैं, ये जितना लेबर को बेनिफिट नहीं पहुंचा रहा है, उससे ज़्यादा जो एम्प्लॉयर्स हैं उसको बेनिफिट दे रहा है। ओके, हाउ, इसको देखते हैं। सो द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड फॉर इंस्टेंट अलाउज एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग अप टू 300 वर्कर ले ऑफ। जहाँ पहले 100 वर्कर का एक टैग था कि 100 वर्कर से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, तो इंडस्ट्रियल जो रिलेशन कोड लाया गया है उसमें 300 वर्कर तक को अलाउ कर दिया गया है। ओके, आगे कहा जा रहा है एक और फैक्ट्री एक्ट, आपने सुना होगा, जो फैक्ट्री एक्ट 1948 का है, उसमें भी डबल कर दिया गया है थ्रेशोल्ड को। पहले
जो इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड इस्टेब्लिशमेंट्स थे उसमें 10 वर्कर काम कर सकते थे, अब उसको 20 कर दिया गया है। जो विदाउट इलेक्ट्रिक पावर चलते थे यूनिट्स, उनको 20 से 40 वर्कर को अलाउ कर दिया गया है। एंड नाउ द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 which an establishment with at least 100 worker was mandate to formally defined employment condition has been enhanced to 300 workers। और जब आप एक और कोड की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946 की बात करते हैं, तो उसमें भी 100 से 300 वर्कर इसको कर दिया गया है। तो ये कुछ बदलाव हैं जो इसमें किए गए हैं। वहीं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर भी जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयड वर्कर्स फ्रॉम 20 to 50, अब वो क्या है, वहाँ पे बढ़ा करके 20 से 50 कर दिया गया। तो जहाँ पे आपको एक वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करने वाली बात आती है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी देने की बात आती है, उसमें भी आपने 20 से 50 कर दिया है। तो समहाउ ये सारी चीज़ें क्या बताती हैं, ये जो लेबर कोड्स में बदलाव किए गए हैं, जो पीरियोडिक अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, ये तीनों में जो किया गया, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, फैक्ट्री एक्ट और इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, by several states as well as a slew of executive orders passed at the state and central level in the bid to attract foreign and domestic investment as well। तो इसका सीधा सा मतलब तो ये समझ में आ रहा है, क्योंकि आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहते हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहते हैं, जो यहाँ पे एम्प्लॉयर्स हैं उनका फ़ायदा हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब दें, राइट। तो ये सब इससे एक फ़ायदेमंद चीज़ें हैं, इसको आप समझ सकते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड इसका एक सॉर्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंस भी है जो देखना पड़ सकता है। 2014 में का भी ये जिक्र करते हैं कि द लेबर लॉ एक्ट वॉज अमेंडेड टू चेंज द डेफिनेशन ऑफ स्मॉल एस्टैब्लिशमेंट so as to cover unit employing a large number of worker than the original piece of legislation। अब क्या किया गया, जो लेबर लॉ एक्ट था उसको भी बदला गया था 2014 में, और वहाँ पे जो स्मॉल एस्टैब्लिशमेंट होते हैं उसके डेफिनेशन को चेंज कर दिया गया था। और उसको चेंज करने के अकॉर्डिंगली इसका मतलब था कि जो वर्कर हैं उनकी संख्या को बढ़ा दिया गया था, ठीक है। So the real terms, the essential thrust of a new labor code is the generalization of the paradigm of the labor capital relation, reduce state intervention और regulation। तो क्या किया गया है, धीरे धीरे करके जो स्टेट का रेगुलेशन और इंटरवेंशन है उसको कम करने की कोशिश की गई है। लेकिन जब स्टेट का इंटरवेंशन रेगुलेशन कम हो जाएगा तो इससे जो एम्प्लॉयर्स हैं उनकी ताकत बढ़ जाएगी, और उनकी जब ताकत बढ़ जाएगी तो वो क्या करेंगे, जो एम्प्लॉयर्स होंगे और जो प्राइवेट कॉरपोरेट्स होंगे वो क्या करेंगे, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, और जो लेबर्स हैं उनका फिर से एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, उनको मनमाने वेजेस दिए जा सकते हैं, यूनिलैटरली इसको फिक्स किया जा सकता है कि चलो हम इतना ही आपको वेज दे रहे हैं, एंड ओवर टाइम जो उनसे करवाया जाएगा उसके लिए उनको वेजेस ना दिया जाए, ये भी हो सकता है। और कई तरीके के जो कंपनसेशन सब वगैरह हैं उनको डिटरमाइन ना किया जाए, प्रोवाइड ना किया जाए। तो इस तरीके से जो एम्प्लॉयर्स हैं उनकी कैपेबिलिटीज़ और उनका जो पावर है वो इन्हांस हो सकता है, और ये इट विल लीड टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द लेबर वर्कर। और क्योंकि ये क्या करेगा, जो क्रिमिनल लॉ फ्रेमवर्क्स है उन सभी चीज़ों से बाहर निकालेगा, बिकॉज अगर आपने स्टेट का इंटरवेंशन कम कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो जाहिर तौर पर कि जो कॉरपोरेट्स हैं वो इसके एम्बिट से बाहर चले जाएंगे। तो इन चीज़ों को भी फोकस करने की ज़रूरत होनी चाहिए। और जब हम बदलाव लाते हैं, कानून को बदलते हैं, तो सबसे पहले ज़रूरी क्या है कि हमें लेबर के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आज जो हमारे यहाँ पे जो इनफॉर्मल सेक्टर है, इतना बड़ा इनफॉर्मल सेक्टर है जहाँ पे 90% ज़्यादा लोग हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, उसमें वुमेन भी हैं, मेन भी हैं, लेबर इंटेंसिव मार्केट है, कई सारा लोअर सेगमेंट्स जॉब प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड एब्सेंस ऑफ स्टेट हैज़ नर्चर्ड द कंडीशन ऑफ कॉसी मैजिस्टेरियल पावर ऑफ एम्प्लॉयर्स ओवर द वर्क कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या करेगा, अगर आपने स्टेट के इंटरवेंशन को कम कर दिया तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनके पावर्स को बढ़ा देगा, और जो इनफॉर्मल सेक्टर है इतना बड़ा, उनका एक्सप्लॉयटेशन यहाँ पर हो सकता है। एंड कंसिडरिंग व्हाट एनहांस्ड डीरेगुलेशन ऑफ वर्क रिलेशंस वुड मीन in terms of the periodic unemployment of higher skilled worker who shall proceed to crowd lower skilled informal sector job। तो उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो उसके लिए उनको बचाया जाए, और जो सोशल सिक्योरिटी नॉर्म्स हैं उसको नज़रअंदाज ना किया जाए, बल्कि लार्जर लेवल पर लार्जर सेक्शन ऑफ द वर्कर्स जो हैं उनको सोशल सिक्योरिटी के एम्बिट में लाया जाए, उनको प्रोवाइड कराया जाए। बिकॉज अभी जो
कोविड वाला सिनेरियो था, उसमें आपने देखा कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि उनके पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं थी। तो इतने बड़े इवेंट के बाद भी अगर हम इस चीज़ से सीखते नहीं हैं, या अभी भी हम अगर अपने इतने बड़े सेक्टर को या लेबर मार्केट को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो ये हमें बार बार प्रॉब्लम में डालता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कल फिर से मिलते हैं। थैंक्स लॉट। कीप स्टडिंग।